हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है अनाथ बेटी का सौदा। सवेरे से ही किसी काम में मन नहीं लग रहा था सालनी का। ऊपर से मुंडेर पर कौवा बार बार काव काव कर जाता आकर। अरे चुप हो जा, अब कौन आने वाला है यहाँ? सबके लिए तो मर चुकी हूँ मैं, तू तो शांति से जीने दे मुझे। तंग आकर सालनी झल्ला कर बोली। कौवा कहाँ मानने वाला था, उसकी काव काव वैसे ही जारी रही। तंग आकर सालनी कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर पड़ गई। आवाज़ आनी कम हो गई तो सालनी पुरानी यादों में डूबने उतरने लगी। छोटी सी सालनी घर में सबकी दुलारी थी। घर में माँ, बाबा और दादी के साथ रहती थी। वह कहने को तो चाचा, चाची और उनका एक सालनी से छोटा बेटा भी रहते थे घर के ही दूसरे हिस्से में, पर रसोई घर अलग थे दोनों परिवारों के। चाची के आने से पहले सब कुछ ठीक था। बाबा और चाची में आपस में प्रेम था। सालनी चाचा की भी प्रिय थी। दादी दोनों ही बेटों पर बराबर प्यार बरसाती थी, परंतु चाचा के विवाह के पश्चात सब बदल गया। चाची बहुत झगड़ालू थी और आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़े प्रारंभ हो गए। साल तो किसी तरह निकल गया। इस बीच चाची ने सोनू को जन्म दिया। अब तो उन्होंने घर के काम काज को हाथ लगाना भी छोड़ दिया। तंग आकर दादी ने चाचा चाची को चूल्हा ही अलग कर दिया। तब से कलह तो समाप्त हो गई, परंतु अब चाची का सारा गुस्सा चाचा पर उतरता और उस ओर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती ही रहती। पहले दादी को चाचा के लिए बुरा लगता। एक दो बार हस्तक्षेप करने का प्रयास भी किया, परंतु चाचा ने पति पत्नी के बीच न बोलने की नसीहत उन्हें ही दे डाली। फिर उन्होंने भी तटस्थ रहना सीख लिया और बड़े बेटे के परिवार में व्यस्त हो गई, जहां सम्मान तो था। सालनी बहुत मेधावी थी। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ नृत्य कला में बहुत रुचि थी। उसकी आवाज़ भी इतनी मधुर मानो स्वयं सरस्वती जी कंठ में निवास करती थी। दादी ने प्रतिभा पहचानी और सालनी की माँ से संगीत व नृत्य की कक्षा में अलग से प्रवेश दिलाने को कहा। तब से ही वह संगीत व नृत्य का प्रशिक्षण ले रही थी। विद्यालय की हर संगीत संबंधित गतिविधि में भाग लेती और प्रथम स्थान प्राप्त करती। सालनी इकलौती संतान थी। दूसरा बच्चा काफ़ी जतन के बाद भी नहीं हुआ तो माँ बाबा ने संतोष कर लिया। उन्हें विश्वास था कि उनकी यही बेटी उनका नाम रोशन करेगी। सोनू कभी कभी सालनी के पास आकर खेलना चाहता था। वह जब भी आता सालनी उस पर बड़ी बहन का पूरा प्यार लुटा देती, परंतु चाची को यह फूटी आँख न सुहाता और वह सोनू को पीट देती। थोड़े बड़े हुए दोनों तो रक्षाबंधन पर चुपके से राखी बंधवाने भी आ जाता वह और बड़ी सावधानी से माँ से छुपा भी जाता। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन एक अनहोनी हो गई। सालनी की माँ काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। कस्बे के बहुत से डॉक्टरों को बाबा दिखा चुके थे, परंतु आराम नहीं आ रहा था। एक दिन उन्होंने पास के शहर जाकर दिखा लाने की सोची। लौटते वक्त कार की भिड़ंत ट्रक से हो गई और घटना स्थल पर ही दोनों चल बसे। सालनी उस समय सिर्फ 11 वर्ष की थी। उसका तो रो रो कर बुरा हाल था, परंतु दादी ने बहुत हिम्मत दिखाई। ऐसे कठिन समय में वही सालनी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। बाबा की दुकान घर के बाहर ही थी। दादी पहले भी अक्सर दुकान पर समय काटने को बैठ जाया करती थी, अतः उन्हें दुकान के बारे में सब कुछ पता था। अब उन्होंने दुकान की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। सालनी को भी बहुत हिम्मत दी उन्होंने और पढ़ाई व संगीत पर ध्यान लगाने को कहा। धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगा। सालनी अब 11वीं कक्षा में थी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था उसने। 3 बरस छोटू सोनू भी 8वीं में पढ़ रहा था। सालनी को अपनी कक्षा में
पढ़ने वाला श्याम आकर्षित करने लगा था। पढ़ाई से संबंधित कोई ना कोई समस्या लेकर वह भी जब तक उसके आसपास मंडराता था। वह मेधावी तो थी ही, सदा सभी की सहायता करती। श्याम के पिता राजनीति से जुड़े थे और कस्बे में उनका रुतबा था। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। शालिनी तो पूरे कार्यक्रम की जान थी और उसकी नृत्य प्रस्तुत ने सबका मन लिया था। बहुत से पुरस्कार मुख्य अतिथि के हाथों शालिनी ने प्राप्त किए। पुरस्कार लेते समय मुख्य अतिथि मदन लाल का शालिनी को अजीब नज़रों से घूरना बहुत खराब लगा, परंतु उसने ध्यान न देना ही उचित समझा। वैसे भी वह उसके मित्र श्याम के पिता थे, जिसे वह मन ही मन पसंद करने लगी थी। उनकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, परंतु प्रेम का इजहार दोनों में से किसी ने नहीं किया था। अगले साल सोनू का दाखिला शालिनी के चाचा ने शहर के एक बड़े विद्यालय में करा दिया और वह शहर चला गया। परंतु शालिनी के भाग में अभी और दुख लिखे थे। एक रात जो दादी सोई तो सुबह उठी ही नहीं। उस दिन जब वह कमरे से बाहर नहीं आई तो शालिनी चाय का कप लेकर आवाज़ लगाती हुई उनके कमरे में आई, पर सिर निंद्रा में सो चुकी दादी अब जब हिलाने से भी नहीं उठी तो शालिनी दौड़कर चाचा की तरफ गई। चाचा फौरन आ गए, पीछे पीछे चाची भी, परंतु मृतदेह के अलावा उसमें कुछ बाकी नहीं था। शालिनी पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेहमान जुड़े क्रियाक्रम हुआ और सब वापस चले गए। सोनू सिर्फ 4 दिन के लिए आ पाया था। परीक्षाओं की वजह से उसे जल्दी जाना पड़ा। उसने धीरज देने का प्रयत्न किया शालिनी को, परंतु वो तो इस आघात को सहन ही नहीं कर पा रही थी। चाचा ने स्नेह से उसके सिर पर सासमाना का हाथ रखा था, परंतु चाची के दिल में तो अब उसकी दुकान हड़पने की इच्छाएं अभी से जोर मारने लगी थी। परंतु प्रकट में वह स्नेह दिखाते हुए उसे अपने साथ रहने के लिए मना रही थी। शालिनी का दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। उसे तो जैसा कहा था वह यंत्रवत करती जा रही थी। चाची का व्यवहार आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था शालिनी के प्रति। शालिनी अवसाद में रहने लगी थी। वह कम बोलती, संगीत से भी मुमुख हो गई थी। अब वह कभी दिल रोने का करता तो अकेले में रो लेती। 12वीं की परीक्षाएं निकट थी, परंतु पढ़ने में भी मन नहीं लग पाता उसका। यहाँ तक कि विद्यालय भी ना के बराबर ही जाती। श्याम कभी अपनी बातों से उसका दिल बहलाने की कोशिश करता था तो फीकी सी हंसी हंस देती। परीक्षाएं भी हो गई और परिणाम भी आ गया। टॉप करने वाली शालिनी साधारण अंकों से पास हुई थी। अभी 18 की पूरी भी नहीं थी वह कि एक दिन घर में उसके रिश्ते की बात छिड़ गई। मदन लाल के घर से उसके लिए रिश्ता आया था। चाची तो फूली नहीं समा रही थी। शालिनी की निगाहों के सामने श्याम का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था। बड़े दिनों के बाद उसके हृदय में उमंगे फिर से हिलोरे लेने लगी। ओह, तो श्याम के दिल में भी मेरे लिए प्यार था। कभी कह नहीं सकी मैं उसे, लेकिन मुझे भी तो वह प्यार करता होगा, तभी रिश्ता भिजवाया है। शायद अब उसके दिन फिर से सुधर जाएंगे, ऐसी उम्मीद जगी मन में। चाची ने बताया कि लड़के वाले चाहते हैं कि विवाह बस 4-5 लोगों की उपस्थिति में सादे तरीके से हो। शालिनी को तो किसी बात में कोई एतराज जताने की आदत ही नहीं रही थी। वह मान गई। वैसे भी दादी को गुजरे अधिक समय नहीं हुआ था और ऐसे में धूमधाम शोभा नहीं देती, और धूमधाम करने वाला था भी कौन। चाचा चाची ये जिम्मेदारी उठा रहे थे, उतना बहुत था। बस जो बात खटक रही थी वह यह कि सोनू भी नहीं आ पाया था। उसने फ़ोन पर अवश्य तसल्ली करने का प्रयत्न किया था कि शालिनी किसी दबाव में तो विवाह के लिए नहीं मान गई है, पर शालिनी ने ऐसा कुछ भी होने से इनकार किया। सब कुछ जल्दी में हो रहा था और सोनू की परीक्षाएं चल रही थी, अतः आना असंभव था। बहुत सादगी से दिन में ही विवाह संपन्न हो गया। चाची ने लंबा घूंघट निकलवा दिया था। शालिनी का सिल्क की साड़ी में आर पार कुछ देख नहीं पा रही थी। वह श्याम को दूल्हे के रूप में देखने की इच्छा मन में ही रह गई उसकी।
विवाह की बात ससुराल पहुंची, वहां पर भी मेहमान नहीं थे। एक बुजुर्ग महिला ने आरती उतारकर गृह प्रवेश करा दिया। शालिनी को आराम करने उसके कमरे में भेज दिया गया। उसके लिए भोजन भी वहीं आ गया था। खाना खाकर वह कुछ देर सो गई। उठी तो शाम ढलने लगी थी। वह नहा धोकर तैयार हो गई। गुलाबी रंग की एक हल्की सी साड़ी पहन ली उसने, साथ ही गले में सोने का हल्का सा सेट जो विवाह में ससुराल पक्ष से ही आया था। आज उसकी सुहाग रात थी। मन ही मन वह कुछ शर्माई, कुछ घबराई हुई थी। श्याम अभी तक एक बार भी कमरे में नहीं आया था। लगता है प्रतीक्षा करवाने में आनंद आ रहा है उसे। शालिनी मन ही मन सोचकर मुस्कुरा दी। कमरे में किसी के आने की आहट हुई तो उसने घूंघट ओढ़ लिया। जब तक पति घूंघट न उठाए मैं क्यों मुख दिखलाऊं, सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी वह कि पति आकर बिस्तर पर उसके निकट ही बैठ गया। साथ ही आया शराब का एक तेज भभका। शालिनी को अच्छा नहीं लगा। फिर सोचा शायद दोस्तों ने पिला दी होगी। इतने में उसका घूंघट उठाया पति ने तो उसने शर्म से आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, बहुत खूबसूरत। इस खूबसूरती पर तो पहली बार देखकर ही मर मिटा था मैं। यह तो श्याम की आवाज़ नहीं थी। हाँ, उसकी आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ थी। तो क्या नशे में ऐसे बोल रहा है वह? शालिनी ने एकदम से आंखें खोल दी। मदन लाल उसके एकदम करीब बैठे उसे निहार रहे थे। एकदम से बिस्तर से कूदकर वह जमीन पर खड़ी हो गई। वह और मुख से निकला, आप? मदन लाल हैरान होकर उसे देखते हुए बोले, और कौन होगा? मैं तुम्हारा पति हूँ तो सुहाग रात पर यहाँ मुझे ही होना चाहिए ना। शालिनी को काटो तो खून नहीं। ये क्या हो गया? इतना बड़ा धोखा हुआ उसके साथ। वह चिल्ला उठी, मेरी शादी तो श्याम के साथ तय हुई थी। आपके साथ विवाह की बात मैं सोच भी नहीं सकती थी। श्याम के साथ? ऐसा किसने कहा तुमसे? वो तो पढ़ रहा है अभी। उसकी विवाह की उम्र नहीं हुई अभी। और मैंने कुछ नहीं छिपाया था, ना ये कि मैं विधुर हूँ और ना ही ये कि 2 युवा बच्चे का पिता हूँ। अगर तुमसे कुछ छिपाया गया है तो वह तुम्हारे चाचा चाची ने छुपाया होगा, मैंने नहीं। पर मैं इस विवाह को नहीं मानती। शालिनी रोते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं मानती? बच्चों का खेल है क्या? इस विवाह के बदले 10 लाख रुपए दिए हैं मैंने तुम्हारी चाची को। कहते हुए मदन लाल ने शालिनी को बिस्तर पर खींच लिया। ओह, तो मुझे बेच दिया गया उन लोगों ने। चाची के इतना मीठा बनने के कारण पूरी तरह स्पष्ट हो गया था। किसी तरह के विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। अब शालिनी ने चुपचाप आत्मसमर्पण कर दिया। उसका मन चित्कार कर रहा था, परंतु अब नयन सूख चुके थे। सुबह जब नहा धोकर वह कमरे से बाहर निकली तो रसोई घर में नौकर काम कर रहे थे। वह उधर बढ़ी तो कल आरती उतारने वाली महिला बड़े अदब से बोली, क्या लेंगी आप? चाय, कॉफ़ी या जूस? शालिनी समझ गई वह भी घर की कोई सदस्य ना होकर कोई खास नौकरानी ही थी जिसकी बात घर के बाकी नौकर मानते थे। उसने चाय पीने की इच्छा जाहिर की और अखबार लेकर सोफे पर बैठ गई। अचानक सामने से कोई आता दिखाई दिया तो उसने नज़र उठाई। ये श्याम था। एक पल को वह ठिठक गया और वहीं खड़ा रह गया, जैसे कुछ समझा ही नहीं। वह महिला उसकी ओर मुखातिब होकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो श्याम? यह है तुम्हारी नई माँ। ओ, तो यह है पापा जिससे विवाह किया है। ये तो पता था मुझे, पर इनसे कर रहे हैं ये पता होता तो बारात में मैं नाचने जरूर आता। उसने हिकारत से शालिनी को देखते हुए कहा, ऐसे क्यों कह रहे हो श्याम? गलत बात है। महिला ने उसे रोकना चाहा। क्यों ना कहूँ ऐसे अम्मा, पापा तो हैं ही ऐसे, पर इन्हें क्या मजबूरी थी जो अपने से 3 गुना बड़े आदमी से शादी कर ली, जिसकी इनसे भी बड़ी उम्र की एक शादीशुदा बेटी है जो एक बच्चे की माँ भी है, और यह तो 18 की भी नहीं हुई। पूरी कानूनी तौर पर तो इनकी आयु अभी हुई ही नहीं विवाह की। फिर इन्हें क्या जरूरत थी? क्यों इतनी जल्दी पड़ी थी इन्हें? न जाने कितना कुछ कहना चाहती थी शालिनी की जुबान। शब्द बाहर आने को बेकरार थे पर अंदर ही मचल कर रह गए। वह धीरे से सिर्फ इतना ही कह सकी, अनाथ की इच्छा क्या और ज़रूरत क्या? यह विवाह नहीं, यह तो सौदा किया गया है।
मेरा, वह भी मुझे अंधेरे में रखकर। श्याम कुछ कहता, इससे पूर्व ही मदन लाल की गजरती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या हो रहा है यहाँ? अम्मा, तुमने रोका क्यों नहीं? घर के नौकर ये फालतू बातें सुन लेंगे तो बात घर से बाहर जाएगी ना। श्याम एक घृणा भरी दृष्टि अपने पापा पर डालकर अपने कमरे में चला गया और शालिनी सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। आप चिंता ना करें साहब, और कोई नहीं था यहाँ। श्याम बाबा आपसे नाराज़ हैं, आप जानते ही हैं। उन्होंने जब मेम साहब को देखा तो नाराज़गी से कुछ कहने लगे। मेम साहब तो बस उनकी बात का जवाब दे रही थी। अम्मा ने बात संभालने का प्रयत्न किया। ओह, तो इन्हें सब अम्मा कहते हैं, और इनका रुतबा भी है घर में। लगती तो समझदार हैं और शायद भरोसेमंद भी। शालिनी दिल में सोच रही थी। मदन लाल ने उसे वहीं बैठकर अपने साथ चाय पीने को कहा तो वह यथवत बैठ गई। सब कुछ फिर से ठीक ठाक से चलने लगा था। शालिनी ने स्वयं को परिस्थितियों के हवाले छोड़ दिया था। वैसे मदन लाल का व्यवहार उसके प्रति बुरा नहीं था। वह शालिनी को खुश रखने का भरसक प्रयत्न करते, बेहिसाब उपहार भी देते। प्रकट में वह भी प्रसन्नता का दिखावा करने लगी थी, परंतु अंदर से वह नित्य ही घुटती जाती थी। परीक्षा के उपरांत सोनू घर आया तो बहन से मिलने उसकी ससुराल भी गया। भरा पूरा घर देखकर वह शालिनी के लिए बहुत प्रसन्न हुआ। अतिथि कक्ष में शालिनी के साथ बातें कर रहा था कि इतने में मदन लाल ने वहां प्रवेश किया। सोनू को लगा शालिनी के ससुर होंगे। उठकर पाँव छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाई थे कि शालिनी ने जीजा जी कह कर परिचय कराया। हाथ वहीं रुक गए सोनू के। अविश्वास से उसने शालिनी की ओर देखा। ओह, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं था, मदन लाल ने व्यंग से कहा। सोनू कुछ ना कह सका। उसे सचमुच कहाँ कुछ पता था। कुछ देर बैठकर जब मदन लाल चले गए तो सोनू ने क्रोध और बेबसी से पूछा कि शालिनी ने यह निर्णय लिया किस दबाव में। जब सोनू ने फोन पर स्वयं पूछा था कि वह खुश तो है ना, तो उसने सच क्यों नहीं बताया। सोनू तो परीक्षा छोड़कर भी आ जाता। शालिनी ने उसे सब कुछ विस्तार से बताया कि किस प्रकार वह गलतफहमी में ठगी गई। उसे तो विवाह में तक दूल्हे का मुख नहीं देखने दिया गया। सोनू बस इतना ही कह सका कि राखी का कर्ज वह नहीं चुका पाया। सोनू अपने माता पिता के प्रति क्रोध में भरकर वहां से निकला, पर अब वह हाथ मलने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता था। घर पहुंचकर वह माँ बाप पर क्रोधित हुआ, बहुत चीख चिल्लाया, पर पिता सदा की तरह निरीह सा चेहरा बनाकर बैठे रहे। और माँ की तो एक ही रट थी, सब तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। वह तो रईस और बड़े खानदान में गई है, उसके लिए तो अब ये दुकान और मकान कौड़ियों के समान है, पर तुझे तो चाहिए अब सब तेरा है यहाँ। तुझे तो अपनी माँ पर गर्व होना चाहिए था और तू उल्टा चिल्ला रहा है। सोनू को पता था कि उसकी माँ बहुत स्वार्थी है, पर इतनी। यदि शालिनी साथ देती तो वह व्यक्त होने से पहले जबरदस्ती दबाव में किए गए विवाह का केस भी कर देता, पर वह तो स्वयं को किस्मत के हवाले छोड़ चुकी थी। दिन बीत रहे थे। एक दिन जब शालिनी नहाकर गीले बालों को तौलिए से सुखा रही थी कि अचानक श्याम वहां आ गया और मत्तमुग्ध सा उसके सौंदर्य को निहारने लगा। ऐसा वह पहले भी छुप छुप कर करता रहा था, परंतु आज शालिनी की नज़र पड़ गई और वह अचकचा कर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अक्सर चोरी पकड़ी जाने पर चोर निडर होकर सामने आ जाता है, वैसा ही श्याम के साथ हुआ। वह पास आते हुए बोला, तुम्हारे बेमिसाल हुस्न को देख रहा हूँ, इस पर मेरा अधिकार होता, पर तुम्हें तो दुल्हन बनने की जल्दी पड़ी थी और मेरी माँ बनकर ही आ गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम साथ दो तो पापा को तो पता भी नहीं चलेगा। उनसे क्या हासिल होगा तुम्हें जो सुख मैं दे सकता हूँ, और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति आई शालिनी में कि जोर का थप्पड़ जड़ दिया श्याम के गाल पर और अपमानित सी बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, भले ही सौतेली हूँ, पर रिश्तों का मर्यादा जानती हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी घिनौनी बात कहने की? आज मैं सब कुछ तुम्हारे पिता को बताऊंगी।
श्याम तिलमिला गया था। आगे कुछ कहता कि अम्मा वहाँ आ गई। उन्होंने श्याम को उसके कमरे में जाने को कहा और शालिनी को समझा बुझाकर शांत किया। उसके आग्रह पर मदन लाल को भी कुछ नहीं बताया। शालिनी ने नहीं तो पिता पुत्र में ठन जाती, पर उस दिन से वह सतर्क अवश्य हो गई। अम्मा भी उसकी सुरक्षा के लिए सजग रहने लगी थी। उन्होंने श्याम को समझाया भी कि उसने गलती की है, परंतु पुरुष दम आहत हुआ था और वह बदला लेने को सही मौके की तलाश में शांत बैठ गया था। उधर शालिनी का दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन मदन लाल को दिल का दौरा पड़ गया और वह अचानक दुनिया से चले गए। शालिनी को एक और बड़ा झटका लगा था। श्याम ने क्रियाकर्म की विधि निपटाई। श्याम की बहन भी आई थी। वह तो श्याम से भी कई ज़्यादा नफरत से पेश आई शालिनी के साथ। 13 दिन के बाद दोनों भाई बहन ने संपत्ति का बंटवारा आपस में कर लिया। शालिनी दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दी गई। न कोई वसीयत थी, न शालिनी के नाम कुछ भी था। कानूनी लड़ाई लड़ती भी तो किसके बलबूते पर। इकलौता सहारा भाई सोनू भी उस शिक्षा के लिए विदेश जा चुका था। मैका तो कोई था ही नहीं। शालिनी को लड़ाई लड़ने की कोई इच्छा भी नहीं थी। उसे फिक्र थी अपनी सुरक्षा की, जो अब खतरे में पड़ चुकी थी। पति कैसा भी था, शालिनी सुरक्षित तो थी उनके साथ। अब तो दूसरा खतरा मंडराने लगा था। बहन के जाने के बाद श्याम और भी बुरे तरीके से पेश आता शालिनी के साथ। अम्मा शालिनी के साथ उसी के कमरे में सोने लगी थी, पर वह भी कमज़ोर सा सहारा मात थी। उन्हें शालिनी की सुरक्षा की चिंता सदा लगी रहती। एक दिन श्याम ने साफ साफ कह दिया कि यदि शालिनी को इस घर में चैन से रहना है तो श्याम की शर्तों पर रहना होगा, अन्यथा कहीं भी जाए। उस थप्पड़ का बदला तो वह खैर तब भी कैसे भी लेकर रहेगा जो उसने श्याम को मारा था। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। शालिनी को कोई जवाब सूझता इससे पहले अम्मा बोल उठी, ऐसे निर्णय इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जा सकते। शालिनी को 1 सप्ताह का समय दो। श्याम आसानी से मान गया, क्योंकि वो जानता था कि शालिनी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। उसके जाने के बाद शालिनी फूट फूट कर रोई। बहुत बेबस अनुभव कर रही थी वह। अम्मा ने सीने से लगाकर बहुत शासमाना दी उसे, पर वह भी जानती थी थोड़ी मोहलत भले मिल गई है, पर मुसीबत टली नहीं है। जब वह शांत हुई तो अम्मा ने समझाया कि इन परिस्थितियों में वह भी उसे अधिक दिन नहीं बचा सकती है। कोई ठोस कदम तो उठाना पड़ेगा। श्याम से जीत पाना उन दोनों के ही बस की बात नहीं है। 4-5 दिन दोनों के बीच क्या गुफ्तगू चली किसी को पता नहीं चला। 7वें दिन सुबह शालिनी एक पत्र छोड़कर जा चुकी थी। पत्र श्याम के नाम ही था। श्याम, मैं यह घर छोड़कर सदा के लिए जा रही हूँ। तुम्हारी बात मानकर अपने आत्मसम्मान को बेचकर अपनी आस्मत का सौदा करने से बेहतर नदी में कूदकर जान देना होगा। रिश्तों की पवित्रता को कलंकित करने से बेहतर मुझे यही रास्ता दिख रहा है। जिंदा भी रही तो भी तुमसे मिलना कभी नहीं चाहूँगी, न इस जन्म में न किसी और जन्म में। श्याम स्तंभ था। अम्मा ने रो रो कर हाल बुरा कर लिया था। पुलिस को सूचना भी दे दी किसी ने। पर्याप्त सबूतों के कारण श्याम गिरफ्तार हो गया। नदी में गोताखोरों को कुछ भी नहीं मिला। चिट्ठी में पूरी तरह स्पष्ट भी तो नहीं था कि उसने जान दी भी या नहीं। अम्मा ने ही इस सब में उसका सहयोग किया था और अपनी बहन के पास उसके गांव भेज दिया था, जो कि दूसरे प्रदेश में था और बहुत दूर भी। पास के शहर में एक प्राइवेट स्कूल में उसने संगीत शिक्षिका के रूप में नौकरी भी प्राप्त कर ली थी और वो अब वही किराए का कमरा लेकर रहने लगी थी। वह एकांकी थी पर संतुष्ट थी। फिर होनहार विद्यार्थियों का साथ तो था ही। आज अचानक कौवे की काँव काँव सुनकर पता नहीं क्यों परेशान हो रही थी। कौवा तो रोज ही बोलता है। अचानक घंटी बजी तो उसने दरवाज़ा खोला। सामने सोनू खड़ा था। कुछ पल ठगी सी खड़ी रह गई, फिर उसके गले लगकर रो पड़ी। जब संभली तो पूछा कि यहाँ कैसे पहुँचा, तो सोनू ने बताया, तुम्हारे मरने की खबर का यकीन नहीं हुआ मुझे कि मेरी दीदी इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। मैं अम्मा से मिला, जोर देकर पूछा
तो उन्हें मुझ पर विश्वास हुआ और उन्होंने तुम्हारा पता बताया। इस शहर में कुछ अन्य काम भी था, मुझे वह पूरा करके वापस आ जाऊंगा। आज समय था तो तुमसे मिलने चला आया। कौन सा काम? पूछने पर उसने बताया कि कल कहीं उद्घाटन समारोह में जाकर वहाँ रिबन काटना है, पर अब यह काम उसकी दीदी करेगी। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया रे, शालिनी हंसकर बोली। पर आप मुझसे भी बड़ी हो तो अब यह काम आपके कर कमलों से संपन्न होगा। अगले दिन नियत समय पर दोनों वहां पहुंचे तो शालिनी आश्चर्य से भर उठी। शालिनी संगीत सदन, ये क्या है? महज इत्तेफाक है या नाम जहां वह उद्घाटन समारोह में आई है, या कोई रिश्ता है इस सब से? पर क्या रिश्ता हो सकता है भला? उसने सोच को झटकना चाहा कि तभी सब ने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया। वह हैरानी से सोनू को देख रही थी तो सोनू ने भेद खोल ही दिया। दीदी, यह तेरा ही विद्यालय है, मालिक है तू इसकी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तू मेरा भाई है, पर इतना एहसान तो तेरा भी नहीं ले सकती मैं। एहसान नहीं है दीदी, तेरी दुकान और तेरे हिस्से के मकान को बेचकर जो धन मिला उसी से यह प्रॉपर्टी खरीद कर स्कूल बनाए। मैं पिछले काफ़ी दिनों से इसी शहर में रहकर इसी कार में लगा था। ये तो तेरी उन राखियों के बदले छोटा सा उपहार है जो तूने इतने साल मुझे बांधी है। तेरी राखी का कर्ज तो मैं कभी चुका भी नहीं सकता। शालिनी भाव विभोर होकर रो पड़ी कि अम्मा ने एकाएक कहीं से आकर गले से लगा लिया उसे। एक और सुखद आश्चर्य से भर गई वह जब अम्मा ने कहा कि अब से वह यहीं रहकर शालिनी की मदद करेगी।